नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1 अप्रैल 2025 से भारत में कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं। ये बदलाव आपके बैंक खाते, टैक्स, ट्रैफिक, बैंकिंग, आयकर, सरकारी योजनाओं, रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डाल सकते हैं। इस वीडियो में हम उन सभी महत्वपूर्ण नियमों में जो बदलाव हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि कौन कौन से नियम बदलने जा रहे हैं और ये आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं नई कर व्यवस्था में डिफॉल्ट विकल्प बन गई है। नंबर एक बात, इसमें क्या होगा, 1 अप्रैल 2025 से जो नई कर व्यवस्था है, न्यू टैक्स रिजिम, इसमें डिफॉल्ट विकल्प व्यवस्था होगी, जिसके तहत आप 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, जिससे 2.75 लाख रुपए की आय टैक्स मुक्त हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा जो बदलाव होने जा रहा है उसके बारे में। ये भी आयकर से संबंधित है। इसमें क्या होगा, टैक्स स्लैब में संशोधन हुआ है। 20 से 24 लाख रुपए की आय पर 25% टैक्स का एक नया स्लैब जोड़ा गया है, जो पहले 30% की दर से होता था। पहले क्या, 0 से 4 लाख की जो इनकम होती थी उस पर टैक्स जो लगता था वो नील लगता था, जीरो। फिर 4 से 8 लाख की इनकम पर 5%, 8 से 12 पर 10%, और 12 से 16 लाख रुपए पर 15% लगता था, और 16 से 20 लाख पर 20%। उसके बाद सीधा 30% लगता था। लेकिन अब इसमें बीच में 20 से 24 लाख के अंदर 25% का एक नया स्लैब, नया टैक्स स्लैब जोड़ा गया है। अब बात करते हैं एनपीएस और पीएफ के बारे में। इस नई कर व्यवस्था में एनपीएस के लिए जो नियोक्ता है उसकी योगदान की कटौती सीमा जो है 10% से बढ़ाकर 14% होगी। एनपीएस क्या होता है, इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहा जाता है। भारत सरकार नागरिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पेंशन की सविनेश योजना है। ये योजना बाजार से जुड़ी है और इसमें योजनाकर्ता अपने कामकाजी जीवन के दौरान बचत करते हैं, जिससे सेवानिवृत्ति के समय के बाद उसे पेंशन प्राप्त हो सके। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का, अगर गवर्नमेंट कर्मचारी इसमें जुड़ता है तो उसे बेसिक सैलरी का 10% कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है। इसमें सरकारी कॉन्ट्रीब्यूट 14% होगा। अगर सरकार का कर्मचारी इस न्यू एनपीएस को अपनाता है उसको 10% अपनी सैलरी का देना होता है, और सरकार उसमें 14% देती है। अब इसमें क्या होगा, नई कर व्यवस्था में एनपीएस के लिए नियोक्ता योगदान की कटौती सीमा 10% बढ़कर 14% कर दी गई है। जो पहले 10% थी सरकार की, अब उसको क्या कर दिया गया है, 14% कर दिया गया है। वहीं पीएफ में क्या बदलाव देखने को मिलेगा इस बार, पीएफ पर जो ब्याज दर की कर मुक्त सीमा है उसको निर्धारित होगी। किसी भी कर्मचारी का वित्तीय खाते में 2.5 लाख रुपए से अधिक का योगदान कर्मचारी के हाथों में कर योग देता था। अब 2.5 लाख रुपए से अधिक के योगदान पर अर्जित ब्याज भी टीडीएस के अधीन होता है। हालांकि 2.5 लाख रुपए के भीतर ईपीएफ अंशदान पर जमा मुक्त कर मुक्त होता है। नियोक्ता द्वारा ईपीएफ अंशदान और अर्जित ब्याज कर मुक्त रहते हैं, इसलिए कर्मचारी अंशदान अब कटौती योग्य नहीं है। कर्मचारी के मूल वेतन के 12% तक नियोक्ता द्वारा दिया गया है अंशदान कर मुक्त रहता है, जो कि प्रति वर्ष 7.5 लाख रुपए की कुल पीएफ और एनपीएस अंशदान की सीमा के अधीन है। ये था एनपीएस और पीएफ में होने वाले बदलाव से संबंधित। अब बात करते हैं धारा 87 के तहत जो डिबेट मिलती है उसके बारे में। आयकर विभाग ने क्या किया, 1 अप्रैल 2025 से नई कर व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स रिबेट को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया है। यह जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। धारा 87 ए के तहत छूट उन लोगों को मिलती है जिनकी कर योग्य सीमा जो है आय 5 लाख रुपए से कम है, और अगर कर योग्य आय 50 लाख रुपए से अधिक है तो सरचार्ज भी लगाया जाता है इसमें। इसलिए इस धारा का लाभ उठाने वाले व्यक्ति पर कभी भी सरचार्ज नहीं लगेगा, यानी 5 लाख के अंतर्गत। पहले क्या थी, 25,000 रुपये थी, इसे बढ़ाकर क्या कर दिया, 60,000 रुपये कर दिया गया है। अब बात करते हैं टीडीएस और टीसीएस के नियमों में कुछ बदलाव देखने को मिले उसके बारे में। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले जो बदलाव हुआ वो है किराए पर टीडीएस की कटौती की जो सीमा थी उसे बढ़ा दिया गया है। रेंट पर जो टीडीएस करता था उसको अब क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। मकान मालिकों के लिए रेंटल इनकम पर अब टीडीएस कटौती की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपए सालाना कर दिया गया है। पहले ये सीमा कितनी थी, पहले ये सीमा थी 2.4 लाख रुपए सालाना थी। आवासीय संपत्तियों के लिए टीडीएस दर 10% है यदि मकान मालिक द्वारा पैन कार्ड प्रदान किया गया है। हालांकि पैन कार्ड प्रदान नहीं भी किया जाता है तो दर बढ़कर 20% हो जाएगी। यदि किसी का मासिक किराया 50,000 रुपये से अधिक है तो किराएदार भुगतान किए गए किराए पर 5% टीडीएस काट सकता है। ये था टीडीएस में होने वाला बदलाव जो हमें 1 अप्रैल 2025 से देखने को मिलेगा किराए के अंतर्गत। अब बात करते हैं टीडीएस टीसीएस के अंदर भी एक और बदलाव हुआ, विदेशी जो ट्रांजेक्शन होते हैं उस पर टीसीएस सीमा में बदलाव होगा। अब क्या है, 10 लाख रुपए से अधिक के विदेशी ट्रांजेक्शन पर टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लागू होगा। पहले ये जो सीमा थी
7 लाख रुपए तक की थी। अब इसको बढ़ाकर कितना कर देगा, 10 लाख रुपए कर दिया। पहले ये सीमा 7 लाख रुपए की थी, अब इसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर देगा। इसमें क्या होता है, धारा 206 ए और धारा 206 हटाई जाएगी, जिससे टीडीएस और टीसीएस अनुपालन का बोझ कम होगा। तो ये था विदेशी ट्रांजेक्शन पर टीसीएस सीमा में होने वाला बदलाव। अब बात करते हैं टीडीएस और टीसीएस के नियम में एक बदलाव हुआ है, वो एजुकेशन लोन पर। क्या हुआ एजुकेशन लोन में, एजुकेशन लोन पर टीसीएस हटाया गया है। अगर एजुकेशन लोन किसी अधिकृत वित्तीय संस्थान से लिया गया है तो अब उस पर टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स नहीं कटेगा। पहले 7 लाख रुपए से अधिक के एजुकेशन ट्रांजैक्शन पर 5% टीसीएस लागू होता था, लेकिन अब नए नियम जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहे हैं, उसके अंतर्गत एजुकेशन लोन के अधिकृत किसी वित्तीय संस्थान से लिया गया है तो उस पर टीसीएस जो है नहीं कटेगा। टीसीएस और टीडीएस के अंदर एक नियम और बदला हुआ तो चर्चा करते हैं, वो है डिविडेंड म्यूचुअल फंड पर टीडीएस के तहत। डिविडेंड इनकम पर टीडीएस कटौती की सीमा पहले 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति वित्त वर्ष कर दी गई है। ऐसी बात म्यूचुअल फंड यूनिट से होने वाली आय पर भी यही नियम लागू होगा। तो डिविडेंड इनकम पर टीडीएस की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया, और म्यूचुअल फंड ने भी क्या कर दिया है, 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष कर दिया गया है। एक हुआ कैपिटल गेन में बदलाव। इसमें क्या हुआ, कैपिटल गेन में टीडीएस के अंतर्गत यूएलआईपी प्रीमियम 10% से अधिक या 2.5 लाख रुपए से ऊपर से आय को कैपिटल गेन माना जाएगा और उसके अनुसार कर लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट सीमा जो है बढ़कर 1.25 लाख रुपए होगी। ये जो नियम है यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा टीडीएस और टीसीएस के अंतर्गत। टीडीएस के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को भी इस बार राहत देने का काम किया गया है। 1 अप्रैल 2025 से ये भी लागू होगा नया नियम। इसमें क्या होगा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो टीडीएस की कटौती सीमा थी वो पहले उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले ये सीमा कितनी थी, 50,000 रुपए थी। तो वरिष्ठ नागरिकों की जो पहले सीमा थी टीडीएस के अंतर्गत वो 50,000 रुपए थी, अब इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अब बात करते हैं 1 अप्रैल 2025 से जो बैंकिंग नियम में जो बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में। तो बैंकिंग नियम में जो बदलाव है उसमें सबसे पहला जो बदलाव हो रहा है मिनिमम बैलेंस में, यानी न्यूनतम बैलेंस ना रखने पर अब शुल्क लगेगा। इसमें क्या बदलाव हो रहा है वो देखिए, बचत खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर खाता धारकों को जुर्माना देना होगा। इसमें क्या एसबीआई पीएनबी समेत कई न्यूनतम बैलेंस के नियमों को पालन में ला रहे हैं और अपने बदलाव कर रहे हैं। सभी बैंक जो है मिनिमम बैलेंस के अनुसार अपने नियम में बदलाव कर रहे हैं। नए नियमों के अनुसार मिनिमम बैलेंस की जो सीमा है वो ग्राहकों के इलाके पर या उसके क्षेत्र पर निर्भर करेगी। जैसे शहर में जो न्यूनतम बैलेंस की सीमा बनाई गई वो 5,000 रुपये, वही ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम बैलेंस की जो सीमा है वो 2,000 रुपये। यानी किसी भी कस्टमर को शहरी इलाके में अगर वो रह रहा है तो उसको अपने बैंक खाते में 5,000 रुपये न्यूनतम रखने होंगे। वहीं ग्रामीण इलाके में रहने वाले रहवासी को 2,000 रुपये अपने खाते में न्यूनतम रखने होंगे। यह था बैंकिंग क्षेत्र में न्यूनतम बैलेंस पर जो बदलाव हो रहा है 1 अप्रैल 2025 से। वैसे एटीएम से पैसे निकालने पर नियम में बदलाव हुआ है बैंकिंग नियम में इस बार, जो 1 अप्रैल से लागू हो गया है कल से। क्या होगा इसमें, 1 अप्रैल से कई बैंक एटीएम ट्रांजेक्शन के नए नियम लागू कर रहे हैं। दूसरे बैंकों के एटीएम से महीने में सिर्फ 3 बार मुफ्त निकासी की अनुमति होगी। यानी आप अगर अपना एटीएम किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको सिर्फ महीने में 3 बार ही ऐसा मौका मिलेगा जिसमें आपको फ्री में दिया जाएगा। 3 बार आपने अगर निकासी कर ली है, 3 बार एटीएम का प्रयोग कर लिया है अदर बैंक में, उसके बाद आपको क्या लगेगा, सरचार्ज लगेगा, चार्ज लगेगा अतिरिक्त। 1 मई से अतिरिक्त निकासी पर 2 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन अतिरिक्त शुल्क देना होगा, जो 1 मई से लागू होगा। मुफ्त निकासी की सीमा पार करने पर 21 रुपये की जगह 23 रुपये अब ट्रांजेक्शन लगेगा। पहले जो 21 रुपये लगते थे प्रति ट्रांजेक्शन मुफ्त के बाद, 3 मुफ्त ट्रांजेक्शन होने के बाद जो चौथा आप करते थे उस पर 21 रुपये लगते थे, लेकिन अब क्या लगेगा, 23 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क लगेगा, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है। अब बात करते हैं बैंकिंग नियम में एक जो बदलाव हुआ वो रुपए डेबिट कार्ड में हुई है। इसमें क्या हुआ है, नए फीचर्स जोड़े गए हैं। क्या जोड़े गए हैं उसमें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई रुपए डेबिट कार्ड में कई नए फीचर्स जोड़ रहा है। अब इसमें क्या होगा, एयरपोर्ट लाउंजेस एक्सेस, इंश्योरेंस कवर, ट्रेवलर, फिटनेस, हेल्थ, वेल्थनेस, इनसे जुड़ी सुविधा भी अब रुपए डेबिट कार्ड से मिलनी चालू होगी। और ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से क्या हो जाएंगे, प्रभावी हो जाएंगे। एक बैंकिंग नियम में जो बदलाव हुआ क्रेडिट कार्ड में भी बदलाव देखने को मिलेगा अपने को 1 अप्रैल 2025 से। इसमें क्या होगा, रुपए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में नए फीचर जोड़े जाएंगे। इसके अंतर्गत हर तिमाही में
एक मुफ्त डोमेस्टिक लाउंज का एक्सेस और 2 इंटरनेशनल लाउंज का एक्सेस और 10 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट बीमा दिया जाएगा या इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा छोटे लेन देन के लिए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने की सुविधा को बढ़ाया जा रहा है। इसमें कुछ बैंकों के द्वारा शुल्क वसूलने का भी काम किया जा सकता है। उसके अलावा जो है एक बदलाव देखने को मिलेगा आपको यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। इसमें क्या हुआ है, सरकार द्वारा अगस्त 2024 में लॉन्च की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई इस बार, कल से। यह पुरानी पेंशन स्कीम की जगह लेगी और लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को प्रभावित करेगी। इसके तहत होता क्या है यूपीएस के अंतर्गत, इसमें क्या होगा, 25 लाख रुपए या उससे अधिक की सेवा अवधि वाले 25 साल या उससे अधिक की सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके लिए 25 साल या उससे अधिक की अवधि की जो सेवा अवधि प्राप्त कर चुके कर्मचारी उनको पिछले 12 महीनों का जो औसत मूल वेतन होगा उसका 50% जो है पेंशन के रूप में मिलेगा, नए यूपीएस या यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई इस बार। उसके अलावा डिजिटल भुगतान और यूपीआई के नियमों में बदलाव देखने को मिल रहा है 1 अप्रैल से। क्या बदलाव हुआ है इसमें, इसमें बदलाव हुआ है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 1 अप्रैल 2025 से नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इसके अनुसार यदि आपने अपने मोबाइल नंबर का 90 दिनों में इस्तेमाल नहीं किया है और वो नंबर किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता है, जिसका मतलब है कि यदि आपने उस पुराने मोबाइल नंबर से यूपीआई लिंक किया है और वो नंबर बंद हो गया है तो आपका इस्तेमाल यूपीआई सेवाओं के लिए नहीं कर पाएंगे। इसमें ये हुआ है कि 1 अप्रैल 2025 से जो नियम लागू हुआ है इसमें ये हुआ कि अगर आपके पास कोई नंबर है और आपका वो नंबर अपने बैंक खाते या यूपीआई से लिंक है और 90 दिनों से आपने उसका उपयोग नहीं लिया और वो अगर मोबाइल नंबर बंद हो गया है और वो अगर नंबर किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया गया है तो आपकी जो उस नंबर पे यूपीआई सेवाएं थी वो अब निरस्त कर दी जाएगी, वो अब चालू नहीं रहेगी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो 1 अप्रैल 2025 से हमें देखने को मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इसको भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था आरजे शिक्षा विजन को, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। और किसी भी तरह की पीडीएफ जो इसमें पढ़ाया जा रहा है उसके लिए पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर @RJ शिक्षा विजन सर्च करना है और उसको ज्वाइन करना है और स्कैन करके भी आप इसको ज्वाइन कर सकते थे। मिलते किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।